अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दिन भर में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपकी मेज़बान शहरबानो अवान। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे सिंध में दहशतगर्दी में मासूम बच्चों के इस्तेमाल के इंकशाफ के हवाले से। शहर कायद कराची में सोशल मीडिया के जरिए मासूम कम उम्र बच्चों को खुदकुश हमलों के लिए जहनी तौर पर तैयार करके हमलों के इंकशाफ ने न सिर्फ कौम बल्कि वालिदैन को भी परेशानी में मुब्तला कर दिया है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लिंजार ने एडिशनल IG CTD आज़ाद खान और कराची पुलिस चीफ के हमरा अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कलदम BLA ने इंस्टाग्राम और दीगर प्लेटफॉर्म्स के जरिए एक कम उम्र तलबा से रब्ता किया और इसे नफरत अंगेज़ मवाद दिखाया और मुसलसल जहन साजी करके रियासत मुखालिफ बयानियाँ इसके जहन में बिठाया गया। लेकिन खुशकिस्मती से सिक्योरिटी इदारों ने बर वक्त कार्रवाई करके इस बच्ची को एक खौफनाक अंजाम से बचा लिया है। वज़ीर दाखिला सिंध का कहना है कि रियासत मुखालिफ अनास BLA ने बच्ची से इंस्टाग्राम पर रब्ता करके बच्ची की खुदकुश हमले के लिए जहन साजी की गई। दहशतगर्द झूठा बयानियां बनाकर हमारे बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। जो एंटी स्टेट अनासिर हैं उन्होंने जहन साजी की, सोशल मीडिया पर इनको कांटेक्ट किया, फिर अपने ग्रुप में उसको एक मखसूस ग्रुप था व्हाट्सएप का, उसमें इनको शामिल किया और इनको अपने जो खुदकुश बम्बार जो माजी में नाम है किसी को हीरो बनाकर पेश करके उस बच्ची की जहन साजी की गई और इनको तैयार किया गया कि ये यहाँ पर कराची में आकर खुदकुश बम्बार बने। दहशतगर्दों ने बच्ची को शहर से बाहर ले जाकर मजीद शिद्दत पसंदाना नजरियात दिए और इसे एक बड़े काम के लिए तैयार किया जा रहा था। कराची के करीब जो है उस पर स्नैप चेकिंग के दौरान बच्ची को रेस्क्यू किया गया और जब मामले की तह तक पहुंचा तो पता चला कि ये सब कुछ सोशल मीडिया के जरिए मनसूबाबंदी की गई और मुतासरा लड़की का कहना है कि राब्ताकार को पता चला मेरा वालिद नहीं है तो उसने हमदर्दी के नाम पर वर्गलाया। सोशल मीडिया लिंक्स और तकारीर भेजी गई। आहिस्ता आहिस्ता मुझे सच लगने लगा। हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। साबिक निगरां वज़ीर दाखिला सिंध और दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ये कितना ख़तरनाक होता जा रहा है, दिन ब दिन हम देखते हैं कि भारत की जानिब से पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाई जा रही है और अब तो BLA जो है वो हमारे बच्चों को उनकी जहन साजी कर रहा है, उनको वर्गला रहा है। कितना ख़तरनाक है ये? देखें, ये एक बड़ा मुनज़्ज़म तरीके से वो ये प्लान करके ये छोटे बच्चों को कंट्रोल करते हैं ताकि उनके भी माइंड रॉ होते हैं और उनको ब्रेन वॉश करते हैं, उनको लिटरेचर दिखाते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको मोटिवेट करते हैं कि ये बहुत नेक काम है और फिर उसके बाद बताते हैं कि जिसमें पहले कुछ बनवाते हैं उनको किसी कैसे हीरो बनाया जाता है, शो किया जाता है और आपका नाम भी इसी तरह बाद में लिया जाएगा। इस तरह के बच्चों को बनाने के बाद फिर उनको ल्योरिन किया जाता है, उनको दिखाया जाता है, शबल बाग दिखाए जाते हैं कि आपके फैमिली को ये फायदा होगा। फिर उनको पहाड़ों पे ले जाते हैं, पहाड़ों में बेचारों को ले जाके वहाँ पर वो जाते हैं, देखते हैं चटेल मैदान कोयटा के जो है बिल्कुल ना कोई वहाँ के दरख्त है ना कुछ है, वहाँ उनको ब्लैकमेल करते हैं, वीडियो बना लेते हैं, फिर उनके साथ जबरदस्ती इनको लेके आते नीचे और उनके ये इस तरह के कुछ बमबारी वगैरह करवाई जाती है। ये और इसमें मेरे ख्याल में और टेक्निक में बड़ा मैं अप्रिशिएट करना चाहिए काउंटर CTD को, जिस तरीके से उन्होंने इसको बच्चे को पकड़ा शख्स में और उसके बाद बड़े अच्छे एहतराम पे लेकर गए हैं पुलिस स्टेशन पे, वहाँ इंटरोगेट करके सारी बात खुल गई। और वीडियो दिखाने के लिए फायदा ये कि अब जो बच्चे अभी इस स्टेज से गुजर रहे होंगे, जब उन्होंने देखी होगी तो उनको समझ आ गई होगी कि किस तरीके से उनको ल्योरिन किया जाता है, गलत साइड पे ले जाके उनको फिर खुद कुछ बम्बार बना दिए जाते, धमाके कराए जाते हैं। यहाँ देखें, इम्पोर्टेंट बात यह कि यहाँ पेरेंट्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी। एग्जैक्टली ब्रिगेड साहब, यही सवाल मैं आपसे पूछने वाली हूँ कि आप क्या समझते हैं कि सबसे ज़्यादा माँ बाप को अपने बच्चों का इल्म होता है और सोशल मीडिया अगर आपने उनको एक्सेस दी हुई है तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी है यहाँ पर वालिदैन की कि वो पेरेंटल चेक रखें। तमाम जो गैजेट्स दिए जाते हैं उन पर बाकायदा ऑप्शन होता है कि आप पेरेंटल चेक रख सकते हैं। एक ये, और दूसरा रियासत की अब कितनी बड़ी जिम्मेदारी है कि इस तरह के गिरोह जो हैं या जो बच्चों को अपनी तरफ वर्गला रहे हैं, इस पर मजीद इक़दाम करने की ज़रूरत है। रियासत तो अपना पूरा काम कर रही है, सिक्योरिटी फोर्सेज भी कर रही है, ये भी रियासत नहीं देख लें चेकिंग दौरान पकड़ा और वो उसके बाद ग्रुपों के पीछे भी लगे, उनके व्हाट्सएप ग्रुप भी हैक कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए, अगर किसी घर में 4 बच्चे हैं और एक बच्चा चारों पढ़ाई में अच्छे हैं, सब कुछ अच्छे है, रिजल्ट भी अच्छे, एक वन डे सडनली एक बच्चा पढ़ाई में इंटरेस्ट खत्म कर देता है, रिजल्ट उसका ठीक नहीं आ रहा, बहन भाई से गपशप नहीं लगाता, खामोश रहता है,
इंटरनेट को देखता रहता है, अपने मोबाइल को चेक करता रहता है। अब उसमें बहुत चेंज, खामोश हो गई, सोच बदल गई है। ये जो है ना, फौरन उनके टेंटिकल पेरेंट के खड़े होने चाहिए। समथिंग इज ऑफ द चाइल्ड, उसका मोबाइल चेक करें, आप उसका व्हाट्सएप देखें, कौन मैसेज कर रहा है, क्या हो रहा है, उनको मोटिवेशन स्पीक बताएं। उसके बाद सोसाइटी के, आपके स्कूल के साथ की बड़ी जिम्मेदारी होती है, वो बच्चों को देखें कि बच्चे में, 2 बच्चों में क्यों चेंजेस सडनली आ रही, क्यों ऐसे कर रहे हैं, वो बात करने की है। ये सारी चीजें हर बार स्टेट नहीं कर सकती, स्टेट तो अपना काम कर रही है, लेकिन घर में से तो पहले आप इस चीज को चेक करें क्या हो रहा है। तो ये सारी एहतियात की जाएंगी तो बड़ा फर्क पड़ता है। अभी आप ये बच्चों को जब वीडियो देखेंगे तो बच्चे ऐसी हरकत नहीं करेंगे, सोचेंगे कि हम गलत कर रहे हैं, मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे, और जो ही आएंगे तो ये काफी हद तक इन्फ्लुएंस जो करते हैं इस तरीके से, वो ऐसे खत्म होते हैं। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज हमारे साथ मौजूद थे, इस सारे मामले पर गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन आगे बढ़ेंगे। भारत ने एक बार फिर खुली आबी जारहियत का मुजाहरा करते हुए सिंध तास मुआहदे की खिलाफवर्जी की है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में दरिया चनाब पर दहलती स्टेज 2 पन बिजली मंसूबे की मंजूरी पाकिस्तान के हिस्से में आने वाले पानी पर एक संगीन खतरा है। इस 260 मेगावाट के मंसूबे ने न सिर्फ पाकिस्तान के पानी के वसाइल को मुतासर किया है, बल्कि ज़राअत, मईशत और माहौलियाती निज़ाम पर भी तबाहकुन असरात मुरतब हो सकते हैं। सेनेटर शहरी रहमान के मुताबिक भारत की ये यकतरफा हिकमत अमली दिफाई और तज़ेवराती लिहाज से भी पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है, और पानी पाकिस्तान की रेड लाइन है जिस पर किसी भी किस्म का समझौता नाकाबिल कबूल है। नाज़रीन, अमेरिका के मारूफ थिंक टैंक काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के रिपोर्ट के मुताबिक 2026 में दुनिया भर में कई खतरनाक आलमी तनाज़ात जन्म ले सकते हैं, और इस फहरिस्त में पाकिस्तान का नाम नुमाया तौर पर शामिल है। रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान दोबारा मुसल्लह तसादुम का खदशा मौजूद है, जिसकी वजह मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जी और सिक्योरिटी के इक़दाम हो सकते हैं। भारत की बढ़ती हुई आबी जारहियत, यकतरफा मनसूबे और खित्ते में मुसल्लह तनाज़ात के खदशात, इस सब करेंगे। हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं, साबिक कमिश्नर सिंध तास हमारे साथ मौजूद हैं, जमात अली शाह साहब। बहुत शुक्रिया शाह साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। भारत की जानिब से जो नया मनसूबा मंजूर किया जा रहा है, अब क्या समझते हैं, कितनी बड़ी खिलाफवर्जी है और सिंध तास मुआहदे के बुनियादी निकात पर कितना बड़ा हमला है? 260 मेगावाट के इस मनसूबे से पाकिस्तान के पानी के बहाव, ज़राअत और मईशत पर कितना वाज़ेह फ़र्क पड़ेगा? बहुत शुक्रिया मोहतरमा। दरअसल जो दरिया सिंध, चनाब और झेलम पाकिस्तान के हिस्से में आए, जो सिंध तास मुआहदा हुआ जब 1960 में, तो उसमें सबसे जो वल्नरेबल दरिया है वो दरिया चनाब है जी, क्योंकि मंगला जो है वो डैम है दरिया झेलम पर, इसी तरह तरबेला सिंध पर है, लेकिन दरिया चनाब पर कोई जगह नहीं जहां पर डैम बनाया जाए। इसलिए चनाब का पानी जैसे ही आता है तो हम उसको अपनी नहरों में इस्तेमाल करते हैं। अब सिंध तास मुआहदा में इंडिया को अगरचे कि ये हक दिया गया है कि वो बिजली बनाने के मंसूबे, जैसे पानी आ रहा है बनाकर पानी नीचे आ जाए, उसकी इजाजत है, और उस पर कोई कदगन भी नहीं है कि कितने ये प्रोजेक्ट्स हों। लेकिन इंडिया का ये जो अभी प्रोजेक्ट्स है, इसमें टीटी में लिखा है कि इंडिया जो भी प्रोजेक्ट बनाना चाहेगा वो पाकिस्तान को उसकी पेशगी इतला देगा और उसका डिजाइन और डेटा प्रोवाइड करेगा, और पाकिस्तान उस पर ऑब्जेक्शन जो है वो रेज करने का हक रखता है। लेकिन पिछले जो है ये मई से लेकर अभी तक टीटी को इंडिया ने हेल्ड एंड बेस किया हुआ है। इस पर जो है वो डेलीगेशन जो है हमारी जो है वो यूएसए में गए, यूरोपियन कम्युनिटी में भी गए, लेकिन अब तक मैं समझता हूँ कि उसका कोई ऐसा असर जो है भारत पर नहीं हुआ। भारत को ये चाहिए था कि ठीक है, ये अगर रन ऑफ रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स भी है, इसकी इंफॉर्मेशन या डाटा पाकिस्तान को दें, क्योंकि अभी तो हम टोटली ब्लैंक हैं कि किस नौयत का प्रोजेक्ट है, इसमें कितनी जो है ये स्टोरेज होगी, और जाहिर है कि जितना भी ये स्टोरेज बनेंगे चनाब पर, पाकिस्तान का उस पर इफेक्ट डेफिनेटली जो है वो आएगा। और मैं समझता हूं अब एक ही हाल इसका रह गया, एक तो यह है कि इस प्रोजेक्ट को फौरी तौर पर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन अंडर दी टीटी ले जाया जाए कि जी इंडिया ने हमें इंफॉर्मेशन नहीं दी और ये प्रोजेक्ट उन्होंने अनाउंस कर दिया है। और दूसरा जो है, ये तमाम एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये जो 7-8 इवेंट इंडिया के साथ हो चुके हैं, पाकिस्तान को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में होलिस्टिकली ऑन ऑल दीज इश्यूज जाना चाहिए। तो मैं नहीं समझता कि ये जो है ये इतनी देर जो है ये क्यों हो रही है। पाकिस्तान को जो है ये प्रोएक्टिविटी इन चीजों पर दिखानी चाहिए। भारत की मुसलसल आबी जारहियत हमारी को लाइफ लाइन है,
क्या इसमें रुकावट आ जाती है या इसमें कोई रद्दोबदल होता है तो हमारा जाहिर है कि ये जो पंजाब वाला एरिया है, चनाब से फीड होता है, इसमें तो हमारी क्रॉप्स को जो है डैमेज होने का खतरा है। जी ठीक है जी क्या साहब, आप क्या समझते हैं? हम देख रहे हैं मुसलसल भारत की जानिब से आप जारहियत की जाती है, ये जो मसला है ये बाकायदा तौर पर दिफाई दबाव डालने के लिए किया जा रहा है या फिर स्ट्रेटेजिकली इसको जानबूझकर किया जा रहा है? पाकिस्तान अंदरूनी तौर पर अपनी वाटर सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए कौन से इकदाम कर सकता है जो कि अभी करने चाहिए? हाँ देखिए जी, दिफाई जहां तक का ताल्लुक है उसमें तो कैटेगरिकली जो है हमारे आर्मी ने भी कह दिया था और प्राइम मिनिस्टर ने भी कह दिया था, अगर कोई भी प्रोजेक्ट इन वायलेशन ऑफ ट्रीटी बना तो हम उसको उड़ा दें। एक तो यह है, और मैं समझता हूं कि ये हमारा जो उस वक्त ये क्लेम था, हमने जो थ्रेट दी थी उसको रिएटिरेट करना चाहिए, अभी फिर इसको दोहराना चाहिए कि इंडिया ये अगर प्रोजेक्ट अगेंस्ट दी ट्रीटी प्रोविजन बना रहा है तो फिर जाहिर है कि जो हमने कहा हुआ था हम उस पर अमल करेंगे। दूसरा यह है कि हम कैसे मिटिगेट करें। आपको याद होगा कि ये तकरीबन मैं समझता हूं कि 1985 की बात है, GHQ में इंजीनियर चीफ जो है जनरल जुबैर होते थे, तो उस वक्त ये था कि हम मंगला को मराला से एक लिंक कैनाल बना दें। उसका फायदा उस वक्त तो ये ले रहे थे कि वो हमारी एक डिफेंस ऑब्स्टेकल होगी, लेकिन जैसे ही इंडिया में चनाब पर प्रोजेक्ट बनने शुरू हुए तो इसको मोटिवेट किया गया कि ये डबल पर्पस जो है अचीव करेगी। एक तो यह है ये मराला पर पानी की अगर कोई कमी आएगी उसको मिटिगेट करेगी, और दूसरा डिफेंस ऑब्स्टेकल के तौर पर होगी। लेकिन इस इशू को मैंने फिर जो है मौजूदा जो सदर जरदारी साहब हैं, ये मैंने 2008 नवंबर में मैंने उनके सामने ये 2009 में मैंने पेश किया था कि जनाब ये हमें कैनाल बनानी चाहिए, लेकिन अभी तक उस पर कोई पेशरफ्त नहीं हुई। लेकिन मैं समझता हूं अब ये मौका है कि हम मंगला को मराला से लिंक करें, और जब मंगला से पानी हम चनाब में देते हैं वो वाया मराला दें, इससे इंडिया की थ्रेट भी मिटिगेट हो जाएगी और हमारा जो पानी भी है जैसे रिप्लेसमेंट वर्क्स है वो भी अपने जगह पर कायम रहेगा। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त ये आपकी जानिब से तजवीज़ पेश की गई है। उम्मीद करते हैं कि हुकूमत भी इस पर सोच रही होगी। आप क्या समझते हैं कि आलमी ताकतें भारत की एकतरफा कार्रवाइयों को रोकने में संजीदा किरदार अदा करेंगी? ये उसी वक्त हो सकता है जैसे मैंने गुजारिश किया है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाए। अभी तो रिपोर्टर ऑफ UN जनरल असेंबली की रिपोर्ट भी आ चुकी है कि इंडिया जो है ये सब खिलाफ वर्जियां कर रहा है। तो वंस जब ICJ अपना एक डिसीजन दे देगी और इंडिया जब नहीं मानेगा तो जाहिर है उस पर सैंक्शन लग सकती हैं। तो USA की तरफ से जो उनको ग्रांट्स मिल रही है, यूरोपियन कम्युनिटी से मिल रही है, तकरीबन 50 अरब का जो प्रोजेक्ट्स हैं इनकी इमदाद से इंडिया जो है कर रहा है। जब उसकी इमदाद रुकेगी तो फिर वो चीखेगा, फिर वो जाहिर है कि टेबल पर आना चाहेगा। तो वैसे ही अगर हम ज़बानी कलामी बात करते रहें तो फिर तो कुछ भी नहीं होगा। जी बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे जमात अली शाह साहब, इस सारे मामलों कर रहे थे। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे इसराइल के सोमालीलैंड को तस्लीम करने पर पाकिस्तान समेत इस्लामी ममालिक ने आलमी अमन को शदीद खतरात लाहक होने का खदशा जाहिर किया है। इस्लामी ममालिक के एलामी के मुताबिक रियासतों के हसूल को तस्लीम करना न सिर्फ आलमी अमन के लिए खतरनाक मिसाल है बल्कि ऐसे इकदाम UN चार्टर और बैनुल अक़वामी असूलों की सरेहन खिलाफ वर्जी है। सोमालीलैंड अपनी मादनियात, आलमी बहरी रास्ते और जोग्राफियाई अहमियत की वजह से भी बहुत अहम है। इसी पर बात करेंगे। हमारे गेस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं साबिक सफीर मेजर जनरल रिटायर्ड डॉक्टर रजा मोहम्मद खान साहब। बहुत शुक्रिया आपका जनरल साहब वक्त देने के लिए। अब क्या समझते हैं इसराइल की जानिब से ये सोमालीलैंड को तस्लीम करना किस नौयत की सफारती और जोग्राफियाई तब्दीली हमें नजर आएगी? क्या वाकई आलमी अमन के लिए एक बड़ा खतरा है? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मिस मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। मेरे ख्याल में जी आपका सवाल का जवाब देने से पहले मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि सोमालीलैंड की लोकेशन जो है वो बहुत सिग्निफिकेंट है। आपकी रिपोर्ट में भी उन्होंने शुरू में बताया कि ये बड़ी स्ट्रेटजिक लोकेशन है। ये गल्फ़ ऑफ एडन जो है वो और जो बहीरा आमर का रास्ता है उसके ऊपर ये वाक़या है, और उसके साथ ही सोमालीलैंड के साथ अगर आप देखें तो सूडान है, सामने इसके यमन है, फिर सऊदी अरेबिया आ जाता है, इजिप्ट है, जॉर्डन है। ये सारे के सारे इस खित्ते के ममालिक हैं जो माउथ ऑफ जो है ये गल्फ़ ऑफ एडन, इसको अमूमन हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है।
और जो हमारी बहरी लैंग्वेज होती है उसमें कहा जाता है कि चोक पॉइंट्स हैं। चोक पॉइंट्स इसलिए कि वहाँ पे जहाज़ इकट्ठे होते हैं, मुड़ते हैं, आगे जाते हैं, पीछे आते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो उस लिहाज से इसकी स्ट्रेटजिक अहमियत बहुत ज़्यादा है। सेकेंडली, आप इसराइल की जो बात फरमा रही थी, पहली बात तो ये कि इसराइल ने इसको क्यों रिकॉग्नाइज़ किया? किसी कंट्री ने नहीं किया। 1991 से इन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की हुई है यूनिलैटरल। यूएन चार्टर के मुताबिक कोई भी कंट्री जो है वो इंडिपेंडेंस डिक्लेयर नहीं कर सकती या उसको रिकॉग्नाइज़ नहीं किया जा सकता जब तक यूनाइटेड नेशन उसको एक मुल्क के तौर पे तस्लीम ना करे। इफ़ेक्ट्स क्या होंगे जो आपने कहा? यस, इस यहाँ पे ख़ित्ते में 2 तरह के 3 तरह के इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। एक तो ये है कि इज़राइल ने अगर सोमालीलैंड को रिकॉग्नाइज़ किया तो इसका मतलब है वो यहाँ पे अपनी प्रेजेंस बढ़ाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अब्राहम एकॉर्ड्स जो हैं वो उसमें ये सोमालीलैंड आ जाए, क्योंकि उन्होंने एक इंडिया भी दिया हुआ है। तीसरी चीज़ ये है कि ये भी बातचीत होती रही कि फ़लस्तीनी जो हैं उनको रीसेटल किया जाए सोमालीलैंड में। तो उस लिहाज से देखा जाए तो ये बहुत ही एक अहम और दूररस तब्दीली है, लेकिन इसके ख़ित्ते में इंस्टेबिलिटी के बहुत ज़्यादा चांसेस जो हैं बढ़ा दिए हुए सही। हैं। तो इसलिए आई थिंक ये कोई वाइज कदम नहीं है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने कि एक तो इसकी लोकेशन जो है ना वो बहुत बहुत मैटर करती है। अब क्या समझते हैं कि इस्लामी ममालिक के ने इसे यूएन चार्टर और सॉरी बैनुल मुझे अक़वामी जी सॉरी मुझे आपकी आवाज़ नहीं आई पूरी। जी फरमाइए। जी मैं दोबारा सवाल दोहरा देती हूँ। इस्लामी ममालिक का जिक्र मैं कर रही हूँ कि इस्लामी ममालिक की जानिब से यूएन चार्टर और बैनुल अक़वामी उसूलों की खिलाफ वर्जी करार दिया गया है। तो क्या इसराइल का ये इकदाम आलमी कानून में रियासती तकसीम की ख़तरनाक मिसाल कायम कर सकता है? बिल्कुल सही कहा आपने जी। मैं जैसे पहले भी मैं कह रहा था कि यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है उसके मुताबिक कोई भी नया मुल्क जो है वो क्रिएट नहीं हो सकता जब से यूनाइटेड नेशन बनी है, जब तक यूनाइटेड नेशन उसको तस्लीम ना कर ले। पहली बात तो ये है। दूसरा ये है कि पाकिस्तान ने भी इसके ऊपर आवाज़ बुलंद की है और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास तलब किया है। जहाँ तक अरब और मुस्लिम ममालिक की बात है, आपने देख लिया होगा, आपकी रिपोर्ट में भी शायद था कि OIC जो है सब ने ये ख़तरा जो है इसको भांपा है और इसकी मुखालिफत की है। लेस 3 कंट्रीज़ के वो अब्राहम एकॉर्ड्स का ऑलरेडी पार्ट हैं, जैसे UAE होगी, बहरीन हो गया और मोरक्को हो गया। तो उन्होंने इसमें हिस्सा नहीं लिया। इंस्टेबिलिटी बहुत है, बुरी मिसाल है। ये इसका नुकसान हो सकता है लॉन्ग टर्म में, और यूनाइटेड स्टेट्स ने भी इसको अभी तक तस्लीम नहीं किया और इस कदम को उन्होंने अप्रिशिएट नहीं किया। बिल्कुल ठीक है। जनरल साहब, सोमालीलैंड की अगर हम बात करें तो मादनियात ख़ास तौर पर वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं, सोना, क्रोमाइट, तांबा और यूरेनियम। क्या इसराइल इस सारे मामलात की वजह से, मादनियात की वजह से ये इस पर करना चाह रहा है, सारा मुआहिदा जो कर रहा है कब्ज़ा? और आप क्या समझते हैं कि इसराइल का ये इक़दाम ख़ित्ते में नई प्रॉक्सी वार को जन्म देगा? ख़ास तौर पर अगर हम सऊदी अरेबिया की बात करें, ईरान की बात करें, तुर्की की बात करें, तो उनके तो मफादात नज़र आते हैं इसमें। जी, आपको पता है जी, हूथी रेबल्स का बहुत बड़ा मसला है जो एमनेट होता है यमन से, और सोमालीलैंड में भी वो लोग मौजूद हैं। यहाँ पे टेररिज्म की कार्रवाइयाँ जो हैं होती रही हैं, और अभी भी चांस यही है कि अगर यहाँ पे कोई और आता है और इनको फंड करता है, इंस्टिगेट करता है, तो इस इलाके में इंस्टेबिलिटी हो सकती है। अगर आप देखें तो सोमालीलैंड के जो नॉर्थ वेस्ट की तरफ सूडान है। सूडान में ऑलरेडी प्रॉब्लम्स हैं, उसके 2 हिस्से ऑलरेडी हो चुके हैं। मिनरल्स की जो आपने बात की, बड़ी एप्ट बात की, वहाँ पे सोना है, तांबा है, चांदी है, क्रोमियम है, क्रोमाइट है, यूरेनियम है, वगैरह वगैरह। तो ज़ाहिर है इस वक्त दुनिया में बहुत ज़्यादा एक दौड़ लगी हुई है, कंपटीशन है कि किसके पास ज़्यादा से ज़्यादा मिनरल्स आते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली दुनिया को कंट्रोल करने के लिए आपको क्रिटिकल मिनरल्स की और इन सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी। प्लस ये है कि यहाँ पे ऑयल एंड गैस का भी है कि ये जो गल्फ एडन है, अगर यहाँ पे कोई सोमालीलैंड में बैठी हुई है बड़ी कुव्वत, अगर लेट्स से इजराइल आके बैठ जाता है, तो वो फिर ये स्टार्ट कर देगा कंट्रोल करना गल्फ ऑफ एडन में जितनी भी जो शिपिंग होती है, जो ट्रेड होती है, ऑयल एंड गैस है, वो भी ये कंट्रोल करना शुरू कर देंगे। तो जो इंस्टेबिलिटी की आप बात करते हैं ख़ित्ते में मुकाबले की, वो बिल्कुल आपकी बात सही है कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि अगर इजराइल यहाँ पे फिजिकली अगर प्रेजेंट हो जाता है तो यहाँ पे बहुत बड़ी इंस्टेबिलिटी होगी, और इंटरनली भी जो है सोमालिया जो है, सोमालीलैंड के अपने लोग भी शायद इस चीज़ को पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि वो मुस्लिम्स हैं। इजराइल की जो जाहरियाना पॉलिसीज़ हैं पैलेस्टाइन के ख़िलाफ़, उसके अगेंस्ट इस तरह हूथी रेबल्स हैं, सूडान में मसले हैं। तो ये एक ख़ित्ता जो है, ये जो पार्ट है, इसमें ज़्यादा शोरश बर्पा हो सकती है और इंस्टेबिलिटी हो सकती है।
ठीक है जल साहब, क्या समझते हैं सोमालीलैंड के इस्तेहकाम को मुस्लिम दुनिया के लिए बड़ा अहम करार दिया गया है, तो क्या आप जो हम देख रहे हैं कि जो मुस्लिम ममालिक हैं वो मुत्तहिद होकर इसके ऊपर कोई काम करेंगे? जी, मेरे ख़्याल में करेंगे जी। जो यूएई और बहरीन जिनका मैंने ज़िक्र किया और मोरक्को, उनकी मजबूरी ये है कि उन्होंने ऑलरेडी अब्राहम एकॉर्ड्स साइन किए हुए हैं। अगर वो उन्होंने साइन किया हुआ है तो वो शायद इज़राइल के अगेंस्ट जो है उस तरह ऑफिशियली खड़े नहीं हो सकते बिकॉज ऑफ बाइंडिंग क्लॉजेज होंगी कोई अब्राहम एकॉर्ड्स की। अदरवाइज सारे मुस्लिम ममालिक जो हैं उन्होंने बहुत ही इमीडिएटली इसको कंडेम किया है और मेरे ख़्याल में वो सारे के सारे इकट्ठे हो जाएंगे। और इसमें मैं देखता हूँ, समझता हूँ कि जो बड़े मुल्क हैं ख़ित्ते के, जैसे सऊदी अरेबिया है, कतर है, इवन यूएई बेशक वो मेंबर है अब्राहम एकॉर्ड्स का, वो है, और बाकी जो मुस्लिम ममालिक हैं, पाकिस्तान है, टर्की है, ये सारे के सारे इसके अगेंस्ट खड़े होंगे। वो कभी नहीं चाहेंगे कि किसी भी मुल्क का एक जो इलाका है जिसको रेबल्स ने कब्ज़ा करके एक इंडिपेंडेंट लैंड डिक्लेयर किया हुआ है, ये इंडिपेंडेंट मुल्क, कि ये एक प्रेसिडेंस बन जाए। और इस तरह तो फिर सारे मुल्कों में ये एक प्रेसिडेंस बन जाएगा, एक मिसाल बन जाएगी कि सारे मुल्कों में इनके टुकड़े होते रहेंगे और लोग डिक्लेयर करेंगे जी कि हम इंडिपेंडेंट हो गए और इजराइल या कोई और जो है उसको तस्लीम करता रहेगा। तो ये कोई अच्छा प्रेसिडेंस नहीं है मेरे ख्याल में। सारे ममालिक, इवन जो अगर आप देखें तो ईयू ने, अफ्रीकन यूनियन ने भी इसको सपोर्ट नहीं किया, और जैसे मैंने कहा यूएसए ने भी इस कदम को अभी तक सपोर्ट नहीं किया। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। मेजर जनरल रिटायर्ड डॉक्टर रज़ा मान हमारे साथ मौजूद थे। सारे मामले पर गुफ्तगू करें, ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की हिदायत पर कम आमदन वाले अफराद के लिए पंजाब में एक नया और अहम हाउसिंग मनसूबा शुरू कर दिया गया है, जिसके तहत 37,000 से ज़ायद घरों की तामीर मुकम्मल हो गई है। और इस मनसूबे का मकसद जो है यही है कि मुस्तहिक़ ख़ानदानों को अपनी छत और महफूज घर फराहम किया जाए। इसी पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ लाहौर अरसलान रफ़ीक भट्टी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। भट्टी साहब, कहिएगा कि इसकी डिटेल्स क्या हैं, कौन क्या क्राइटेरिया है, कौन इसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, रजिस्ट्रेशन का अमल क्या है, सारी डिटेल्स बताइएगा। जी शहरबानो, पहली तो बात यह है कि वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने एक इस अज़म के साथ ये काम शुरू किया था कि जितने बेघर जिनसे माजी में सिर्फ वादे किए गए, उम्मीद ज़रूर दिलाई गई, लेकिन जो ऑन ग्राउंड काम था वो नहीं हुआ। लेकिन इनके ये है कि जी ऑन ग्राउंड काम है और वो घरों की बहुत सारों की तामीर मुकम्मल हो गई है, बहुत सारे मुकम्मल हैं और ये वक्त से पहले मुकम्मल है। इसमें जो क्राइटेरिया ये था कि दो चीज़ें थी, दो प्रोग्राम थे कि एक वो था जिसमें आप पैसे वैसे जो हैं वो आप ले सकते हैं अगर आपके पास प्लॉट है, और अगर प्लॉट नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आपकी जो तनख्वाह है वो तकरीबन यानी आमदन जो है वो 50,000 या उससे कम पे होनी चाहिए। यानी मजदूर तबका, गरीब लोग, इसमें मतवसत तबके के भी लोग नहीं आए, कुछ ज़ाहिर आ गए होंगे, लेकिन गरीब लोग ज़्यादा थे जिनके पास अपनी छत नहीं थी। उसमें ये 3 मरले का घर था और किसी के पास अगर 5 मरले ज़मीन उसने के पास है, उसको पैसे दिए गए हुकूमत की जानिब से। वो भी ये इसी स्कीम के साथ पैरेलल वो 2 स्कीमें चलाई हैं उन्होंने। एक था अपनी छत अपना घर और एक थी अपनी ज़मीन अपना घर। अब ये जो 37,000 घरों का ये वादा तो उनसे किया गया था माजी में। मैं ज़्यादा माजी की बात इसलिए कर रहा हूँ कि उस वक्त सिर्फ वादे हुए थे। अब जो है ये तकमील, आपका जो ख्वाबों की ताबीर है, तकमील है, ये दोनों चीज़ें हो रही हैं और कुछ लोग अपने घरों में शिफ्ट भी हो गए हैं। मतलब ये ज़्यादातर कुछ शहरों में हुआ है, लाहौर में ये इतना नहीं था। लाहौर और जो ज़रा आप समझ लें जो डेवलप्ड सिटीज़ हैं, जिस तरह पिंडी है, लाहौर है, फैसलाबाद है, सियालकोट है, उसके सुबर्ब्स में मसलन कसूर के करीब है जगह, दीपालपुर है, ओकाड़ा है, साहिवाल है। इसी तरह आगे चलते जाएं तो ये तकरीबन सादकाबाद तक ये बेल्ट जाती है। इनमें जो 37,000 घरों की है। अच्छा, बस हमें शॉर्ट में ये बता दीजिएगा कि रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए हम कहाँ पे करवा सकते हैं? जी, इसमें ये था कि आपकी एक तो आमदन का आपके पास सर्टिफिकेट या जहाँ भी आप काम करते हो वो आपका सबूत होना चाहिए, और बैंक ऑफ पंजाब इनकी वेबसाइट थी, सीएम की, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की वेबसाइट है, उसके अंदर आपने रजिस्टर करवाना है अपने आप को। उसके बाद अगर वो उस तादाद से ज्यादा था तो उस पर कुरानंदाजी हुई और कंप्यूटराइज और शिफाफ तरीके से उसमें जो बंदा पहले आया, और इसकी कुरानंदाजी में आपने देखा होगा, हमने माजी करीब में देखा कि मियां नवाज शरीफ साहब ने कुरानंदाजी की थी और उन्होंने खुद फ़ोन करके मुबारकबाद दी थी लोगों को कि आपका घर निकल आया। उनमें जो सबसे पहला घर निकला था वो था एक रिक्शा ड्राइवर का। दूसरा घर निकला था जो खातून लोगों के घरों में कामकाज करके, बर्तन जिसको हम कहते हैं वो करके, तो वो उनका निकला। इसी तरह ये घर अभी चल रहा है और उसको ये कहा गया है कि वज़ीर आला ने सख्ती से हिदायत ये की है
कि अगर ये 6 माह का प्रोसेस था तो इसको और जो हमें लोग 4 माह में मुकम्मल करना है। बट साहब लास्ट में बताइएगा, जो लोग रह चुके हैं वो अब रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं? जी बिल्कुल, इसमें री रजिस्ट्रेशन है, वो दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं, दोबारा भी उनको किया जा सकता है, वो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ये सिर्फ एक है वज़ीर आला पंजाब का कि जो जितने बेघर लोग हैं पंजाब में उनको उन सबको मैक्सिमम छत तो दी जाए। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे अरसलान रफीक भट्टी और सारी डिटेल बता रहे थे। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कराची सिटी के अहाते में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां यूट्यूबर रजब भट्ट पर वकला ने हमला करके इन्हें जख्मी कर दिया। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। जुनैद शाह, जुनैद कहिएगा ये वाक़या किस तरह से पेश आया और वकला गर्दी वहाँ पे भी शुरू है? देखिए, ये वाक़या सिटी कोर्ट में पेश आया जब यूट्यूबर रजब भट्ट के खिलाफ नमाज की बेहुरमती करने के मुकदमे की समाअत थी। रजब भट्ट अबूरी जमानत पर रहा है, ताहम आज जो है वो अबूरी जमानत की समाअत के लिए अदालत में पेश हो। मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि गुज़िश्ता समाअत के बाद वकला का ये कहना था कि जब गुज़िश्ता समाअत हुई उसके बाद रजब भट्ट की जानिब से एक बयान सामने आया था जिसमें वकला को कीड़े मकोड़े कहा गया था। इस बात पर कराची के जो वकला थे वो गुस्से में थे और उन्हें गुस्सा पाया जाता था। आज जब रजब भट्ट सिटी कोर्ट में सुबह पेश हुए तो कराची के वकला ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया, जबकि उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया और साथ में उनसे ये कहा कि वो अपने इस रवैये पर माफी मांगे, जिसके बाद रजब भट्ट के वकला और जो कराची। अच्छा जुनैद, हमें ये कहिएगा कि वकला जो हैं वो हमसे बहुत बेहतर कानून को जानते हैं, अगर वो किसी से इख्तलाफ राय रखते हैं तो वो अदालत के थ्रू उससे बात कर सकते हैं, तो ये मारपीट करना क्या इनको हक है इस चीज़ का? देखिए, कराची बार जो है वो इस रद्द अमल के खिलाफ है। जो वकला ने आज जो रजब भट्ट को तशद्दुद का निशाना बनाया, कराची बार इसकी मजम्मत करता है, जबकि कराची बार की जानिब से बयान भी जारी किया गया कि इस तरह के वाक़यात नहीं होना चाहिए। ताहम जो कराची सिटी कोर्ट के अंदर जो सुबह 2-3 वकला मौजूद थे, उन्होंने इस गुस्से का इजहार किया और इस हवाले से जो रजब भट्ट के वकला थे उनकी जानिब से शिकायत भी की गई है कराची बार एसोसिएशन को। ताहम ये वाक़या जब पेश आया तो कराची बार एसोसिएशन भी जो है वो बीच में आ गई थी। उन्होंने बीच बचाव कराया, दोनों फरीकैन को समझाया, दोनों फरीकैन की सुलह कराई, माफीनामा कराया। उसके बाद रजब भट्ट को जो है वो कराची सिटी कोर्ट की जिला वस्ती की अदालत में पेश होने दिया गया। पेशी के बाद जो है वो जो वकला बरादरी थी वो वापस जो कराची बार के अंदर बैठे मुज़ाकरात हुए और एक दूसरे की सुलह कराई। ताहम वकला का यही कहना था कि हमें जो है वो रजब भट्ट के बयान पर गुस्सा था, जिसकी वजह से ये वाक़या जो रोनुमा हुआ है, जबकि वकला ने ये चीज़ बयानी कराई है कराची बार से आइंदा इस तरह के वाक़यात जो वो कराची सिटी कोर्ट के अंदर पेश नहीं होंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, हमें इस सारे हवाले से बात करते जुनैद शाह और सील दे रहे थे। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे चवतनी में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या सामने आया है। थाना ओकलावाला बंगला की हदूद में स्कूल जाने वाली मासूम बच्चियों को हिरासा करने और असलहे के जोर पर घर में घुसकर तशद्दुद करने वाले मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम मलिक शराज तवील अरसे से बच्चियों को रास्ते में तंग कर रहा था, आए दिन धमकियां देकर अहले खाना को खौफ में मुब्तला किए रखा हुआ था और साथ मुलजिम ने कई बार असलहा दिखाकर घर में दाखिल होकर ख़वातीन और ख़ानदान के अफराद को तशद्दुद का निशाना भी बनाया, जिसके बायस गरीब ख़ानदान शदीद खौफ और जहनी अजियत का शिकार था। DPO साहिवाल मोहम्मद उस्मान टीपू ने वाक़े का नोटिस लेते हुए फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज करने और शफाफ तहकीकात की हिदायत कर दी है। पुलिस के मुताबिक टीमें मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मार रही हैं, जबकि DPO का कहना है कि मुतासरा ख़ानदान को मुकम्मल कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। इस हवाले से हमने डिटेल्स भी ली अपने रिपोर्टर से, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि अभी सारे मामले पर कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है, उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है और उस पर मज़ीद तर कार्रवाई होगी। हमारे रिपोर्टर हमें ज्वाइन कर चुके हैं मियां नसीर अहमद, बताइएगा इस सारे मामले की डिटेल्स। ये जो शख्स था इसको गिरफ्तार कर लिया गया? जी, ये थाना उकावल बंगला का ये वकूआ है और मुलजिम जो है वो अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका। 105-12 के रहायशी जो हैं वो उन्होंने ये मुलजिम का नाम जो है वो मलिक शराज है। तो ये पहले भी जो लड़कियों को आते जाते हुए रास्ते में जो छेड़छाड़ करता था, तो मुलजिम अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका। अच्छा नसीर अहमद, ये कहिएगा कि इसकी उम्र कितनी बताई जाती है? ये जो शख्स है इस शख्स की उम्र 24-25 साल के दरमियान बताई जा रही है। और इसके कोई घर वाले नहीं है जहाँ तक सारे अहले मोहल्ला वहाँ पर इकट्ठे होकर जाएं और घर वालों को बताएंगे किस तरह की हरकतें कर रहे हैं? जब ये लड़कियों के रास्ते में स्कूल जाते हुए ये छेड़खानी करता था, तो तब तो ये
के बाद ठीक है, मियां नसीर अहमद हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया सारे हवाले से। प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे कल। अल्लाह हाफ़िज़।